हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। मेरा नाम है स्नेहा और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 9 मई को अपना एग्जाम होने वाला है लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का। उसी के बारे में कि जो लास्ट मंथ बचा है उसमें हम किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो और ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको हम मतलब अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो अभी 30 दिन बचे हैं उनमें हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें देखो जो भी हम यूट्यूब पर जो फालतू की वीडियोज़ देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और आगे होगा, जो मतलब पेपर वो आउट हो रहे हैं या जो भी फालतू की न्यूज़ होती हैं, उनसे हमें एक बार तो उन चीज़ों को हमें देखना बंद करना है। तो सबसे पहले जो फालतू की जो वीडियोज़ आप देखते हैं, उनको अनइंटरेस्टेड कर दो या फिर ज अनसब्सक्राइब कर दो। और जो भी चीज़ें आप रेगुलर देख रहे हो, जैसे कोई वीडियो आप किसी सर का या किसी भी कोचिंग का या कोई भी वीडियो देख रहे हो, उसको आप मोबाइल पे देख सकते हो। उसके अलावा हमें क्या करना है कि जो भी हमसे जो भी नेगेटिव बातें करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम आगे जाएगा या फिर पेपर आउट हो जाएँगे या फिर इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी इतनी कम है, कैसे सिलेक्शन होगा? तो ऐसे लोगों से हमें एक बार सिर्फ़ 30 दिन के लिए एक बार उन लोगों को पीछे छोड़ देना है, ठीक है? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए क्या करना है, हमें अब जो 30 दिन बचे हुए हैं, तो उनमें अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, उन सब चीज़ों को एक बार यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो एक-एक पॉइंट करके देखते हैं कि जो अपने ज्योग्राफी का सिलेबस है, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ कि जो अपनी जो अभी केवीएस, एनवीएस और एएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे ही मतलब एग्ज़ाम डेट आई थी, तो मैंने सब बच्चों को यही बोला था कि जो क्वेश्चन्स हैं, वो सिर्फ़ एनसीईआरटी से आएँगे, वो भी 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, उन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और हुआ भी वही कि पूरा जो पेपर था वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। और जैसे मैंने लास्ट का जो इसका क्वेश्चन पेपर देखा था, जो लास्ट वैकेंसी थी, उसमें भी मैंने देखा कि जो क्वेश्चन हैं, ये मान लो कि 100 क्वेश्चन जो आते हैं, अपने इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन में से ये मान लो कि 95 के आस-पास जो क्वेश्चन थे, वो क्लास 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है, उन्हीं से क्वेश्चन थे। तो मैं तो लास्ट के जो अभी जो 30 दिन बचे हैं या 35 दिन बचे हैं, उनमें आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितना कम टाइम बचा है, ये सारे के सारे टॉपिक मतलब जैसे चैप्टर वाइज़ दिया हुआ है कि पहला चैप्टर क्या है, 11th क्लास की बुक हैं दोनों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण। तो एकदम टू द पॉइंट वैसे ही सिलेबस बनाया हुआ है जैसे मतलब अपने चैप्टर दिए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना कम टाइम बचा है उसमें सिर्फ़ आप एनसीईआरटी पढ़ें। अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है? और जिन लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लिया है वो बाकी और जो बुक हैं उनसे ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जिन्होंने मतलब अभी वो घबराए हुए हैं कि इतना सिलेबस कैसे होगा, इतने सारे टॉपिक कैसे होंगे? तो ये सिलेबस बस टॉपिक लिखे हुए हैं, ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं और लास्ट में वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि हम इन टॉपिक्स को कैसे मतलब जो 1 महीना बचा है, उसमें हम मैक्सिमम जो अपना सिलेबस है, उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखो ये जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, वो सभी के सभी एनसीईआरटी से हैं। वैसे तो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी इतने कम टाइम में मतलब कौन से टॉपिक हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो 66 टॉपिक हैं, क्वेश्चन आने हैं अपने 100, ठीक है? ये मान लो कि कुछ क्वेश्चन 40-50 के मतलब 40 के आस-पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? और कुछ टॉपिक होंगे जिनसे 1-1 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल का महत्व है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये अपनी जो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो पहला ही जो चैप्टर दिया हुआ है, तो ये मान लो कि ये 1 नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, ठीक है? उसके बाद में है पृथ्वी की उत्पत्ति और तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है? तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये वाला टॉपिक भी इसको भी नहीं स्किप कर सकते, ठीक है? फिर है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, सैलों तो यहाँ से ये जो 3 टॉपिक हैं, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है? तो ऐसे करके कुछ-कुछ जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से 2 क्वेश्चन आने की पूरी-पूरी संभावना है।
ये है सेल और सेल प्रकार और विशेषताएं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। भूआकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, ठीक है, तो यहाँ से दो दो क्वेश्चन मान लो आप। ऐसे ये वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। सूर्य तप, उष्मा संतुलन और वितरण, ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है। इसी प्रकार से है वायुमंडल, वायुमंडलीय परिसंचरण, तो वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो वायुदाब पेटियां हैं उनके बारे में मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, इसमें भी मतलब हम देख सकते हैं कि जो वायुदाब जो है समुद्र सतह पर कितना वायुदाब होगा, जो एक सारणी दी हुई है एनसीईआरटी में वो हो गई, और एक जो वायुदाब परिसंचरण यानी वायुमंडलीय परिसंचरण है, यानी जो वायुदाब पेटियां हैं उनके बारे में, और जो हवाएं दी हुई हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण के प्रकार और वितरण, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण कोपेन, हरित गृह प्रभाव, वायुमंडलीय उष्मन एवं परिवर्तन। तो इसमें देखो टॉपिक तो सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे वो कौन से हैं, ये जैसे कोपेन का वर्गीकरण है, तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर है जलीय चक्र एवं अंतः समुद्री उच्चावच, तो अंतः समुद्री उच्चावच है जो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद में है कि तापमान एवं लवणता, वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, तो इसमें लवणता के बारे में अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी एमआरएस के एग्जाम में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन। फिर उसके बाद में जो महासागरीय मतलब ज्वार भाटा है, ठीक है, और महासागरीय धाराएं यानी गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, ठीक, यहाँ से भी ये मान लो कि दो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं कि जो जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, तो इसमें से हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा देख सकते हैं, एक तो जो जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र है और बायोम, ये वाला देख सकते हैं, और एक इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, जिससे अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद में है कि जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और संरक्षण, जो संरक्षण की विधियां हैं एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद में है जो क्लास 11th की, देखो यहाँ तक जो 16 पॉइंट है वो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, पूरे के पूरे टॉपिक उसी बुक से कवर हो रहे हैं। उसके बाद में स्टार्ट होता है 17 नंबर का कि भारत, स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश, तो इससे भी ये मान लो कि एक क्वेश्चन तो आराम से बनने की संभावना है यहाँ से भी, और हो सकता है दो क्वेश्चन भी बन जाएं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 11th की जो दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भूआकृतिक खंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है जल संभर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और जो हिमालयी नदियां हैं, वो सभी नदियां और उनकी सहायक नदियां, आजकल जो है सहायक नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको हमें अच्छे से देखना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मानसून जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, ऋतु लय, वर्षा वितरण एवं परिवर्तिता, जलवायु प्रकार कोपेन का, ठीक है, और मानसून एवं भारत का आर्थिक विकास है। तो इस टॉपिक में इतने बड़े टॉपिक से देखो यहाँ से भी लगभग दो क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और एक जो विच्छेद और निवर्तन, इनकी डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा जो हमने पीछे भी देखा है, तो जो कोपेन का वर्गीकरण है, जहां भी कोपेन का वर्गीकरण आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 21 नंबर का अपना टॉपिक है वन प्रकार एवं वितरण, और 22 नंबर का टॉपिक है मृदा से रिलेटेड। तो इन दोनों से मान लो कि एक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। आजकल जैसे आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, वैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है, ठीक है, तो कथन कारण वाले, सत्य असत्य वाले और डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मानचित्र के प्रकार, यानी मापने के आधार पर जो मानचित्र के 4 प्रकार हैं वो हमें देखना है। इनसे क्वेश्चन अभी केवीएस और एनवीएस में भी आया था, ठीक है, और एएमआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इसमें ये वाला हमें देखना अच्छे से। उसके बाद में है अक्षांश एवं देशांतर, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन हम देखेंगे अर्थ, समय और निर्धारण। तो जो समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो ये मान के चलो कि इस टॉपिक से अपने 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि मानचित्र प्रक्षेप, मतलब मानचित्र प्रक्षेप प्रकार, निर्माण और विशेषताएं, एक प्रमाणिक अक्षांश, शंक्वाकार और समक्षेत्रु बेलनाकार प्रक्षेप। तो जो मानचित्र प्रक्षेप है उसके 3 प्रकार हैं, शंक्वाकार, समक्षेत्र और एक एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है मर्केटर। तो इन तीनों को ही हमें अच्छे से एनसीईआरटी से देखना है, ठीक है। फिर है स्थलाकृतिक मानचित्र, इसके बारे में हम देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है वायु फोटोग्राफ प्रकार एवं ज्यामितीय ऊर्ध्वाधर वायु फोटोग्राफी, ये वाला हम देख लेंगे। फिर है 29 नंबर का टॉपिक है कि उपग्रह बिंब सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म और संवेदक एवं सुदूर संवेदक आंकड़े, उपग्रह बिंबों में भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान। तो ये वाला हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि यार क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे 30 नंबर का कि मौसम उपकरणों के उपयोग, तापमापी, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, वायु दिशा सूचक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि जो तापमापी है, और ये सभी वैसे तो इम्पोर्टेंट हैं, चारों ही जो टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको देख सकते हैं। और वैसे हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में चेंज होकर कभी इससे पूछ लिया, कभी उससे पूछ लिया, कभी इससे पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन जो है चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी आप अगर किसी एक को टाइम कम होने की वजह से किसी एक टॉपिक को देखना चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में है 31 का कि मौसम चार्ट्स का प्रयोग, वायुदाब, हवा वितरण एवं वर्षा का वितरण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। तो इसमें से जो मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं, ठीक है, तो उनसे जैसे अभी क्वेश्चन भी पूछा था उसमें अपने केवीएस एनवीएस में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की, यानी 2 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद में है विश्व की जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। तो इसमें भी अगर देखो, ये तो हम गोंड, भील, ये सब तो हम जो अपना जीके वाला पार्ट है उसमें पढ़ ही लेंगे। लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो बुशमैन, एस्किमो जनजाति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो पूरा पूरा बनेगा यहाँ से भी। फिर है जनसंख्या वृद्धि, कारण, समस्या, समाधान और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत। तो ये जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है। और साथ ही साथ में जो मतलब हाँ, ये जो दोनों ही टॉपिक हैं इनसे ये मान लो कि दोनों को मिलाकर के 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण नगरीय। तो इसमें हम देख सकते हैं जो आयु जनसंख्या संरचना, आयु लिंगानुपात है, तो इसमें भी हम लिंगानुपात को अच्छे से देख सकते हैं। फिर है प्रवास, संकल्पना, प्रकार
और तो इसमें समस्याएं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो प्रवास के प्रकार है, प्रतिकर्ष अपकर्ष, तो उसको हम अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है मानव विकास संकल्पना, तो ये वाला यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, और इसमें भी जो नए डाटा है उसको हमें देखना चाहिए, और साथ ही साथ में जो चैप्टर दिया हुआ है महबूब उल हक के बारे में और HDI कब बना था, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी इसमें, मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, अगर इनके शॉर्ट नोट्स बना के पढ़े जाए ना, हर टॉपिक का ये मान लो 1 से 2 पेज बनेंगे, किसी किसी टॉपिक का तो आधा पेज भी नहीं बनेगा, इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। फिर उसके बाद में है कि अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप है, तो इसमें हम प्रतिरूप को अच्छे से देखेंगे। प्रतिरूप जैसे अर्य हो गया, रेखीय हो गया, ठीक है, त्रिभुजाकार हो गया, आयताकार हो गया, ये सब जो प्रतिरूप दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनको हम अच्छे से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नगर कच्ची बस्ती समस्याएं एवं समाधान, ठीक है, यहाँ से शायद क्वेश्चन एक बने भी और ना भी बने, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट और पशुपालन, मत्स्य, तो ये जो सभी टॉपिक हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय, ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको भी मतलब एक सारणी दी हुई है एनसीईआरटी में, उससे ये पूरे कवर हो जाते हैं, और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो मुश्किल से ये सब मिलाकर के 1 पेज का या 2 पेज का है, ठीक है, तो इन सबको हमें ना मतलब आने वाली जो वीडियो है उनमें अच्छे से देख लेंगे। तृतीय क्रियाकलाप है, फिर है चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक हैं इनसे मिलाकर के ये मान लो कि हाँ 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में है कि जो भूतल परिवहन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग, इसमें भी हम जो रेल मार्ग है उसको देखेंगे, जैसे जो AMRS की एग्जाम हुई थी और KVS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो रेल मार्ग से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि जल परिवहन, प्रमुख अंतरकारक एवं महासागरीय जलमार्ग, बंदरगाह, स्वेज एवं पनामा नहर, तो जो अलग से हमें स्वेज और पनामा नहर दी हुई है, इनके बारे में हमें अच्छे से देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वायु परिवहन, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे, जैसे पिछली बार जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें हवाई अड्डे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका, ये भी अपना एक चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, और नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, जैसे ये वाला है तो यहाँ से हो सकता है कुछ करंट का यहाँ से पूछ ले, ये वाला जो टॉपिक है। फिर जो 49 है उसमें भी हम जो देख सकते हैं वो अम्ल वर्षा के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में, और ओजोन परत का जो क्षरण है उसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। जो 50 नंबर का पॉइंट है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, तो इसमें जो भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन है रियो जेनेरिया में जो हुआ था, और जो क्वांटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वियना कन्वेंशन है, ये सब जो कॉप 15 है, पेरिस सम्मेलन है, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन दिए हुए हैं उन सबको यहाँ पर हमें देखना है। नेक्स्ट है कि संसाधन संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, तो यहाँ से कोई एक इजी सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 1 नंबर का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अजैविक संसाधन, भूजल, खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा और एल्यूमिनियम अभ्रक, तो इसमें हम देख सकते हैं जो लोहा अयस्क है उसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है, और तांबा के बारे में और एल्यूमिनियम के बारे में, तो इन 3 चीजों को हम अच्छे से देख लेंगे, जो तीनों टॉपिक हैं उनको। फिर नेक्स्ट है कि ऊर्जा संसाधन, परंपरागत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत, तो इसमें हम इन दोनों को देख लेंगे, कोयला और पेट्रोलियम को, ठीक है। गैर परंपरागत के बारे में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परंपरागत हैं, उसमें भी कोयला और जो पेट्रोलियम दिया हुआ है उससे लगभग क्वेश्चन हमेशा बनते ही है। फिर उसके बाद में कृषि के प्रकार, जैसे निर्वहन है, व्यापारिक कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क, गहन एवं विस्तीर्ण कृषि, जैविक उद्यानिकी, तो ये वाले जो क्वेश्चन है जैसे अपने अभी KVS NVS में भी आया है और पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये दोनों टॉपिक हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में है मुख्य फसलें कौन कौन सी दी हुई है, जैसे गेहूं,
चावल, कपास, गन्ना, चाय, ठीक है। तो इनके बारे में जो गेहूँ, चावल, कपास है, मतलब किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन ज़्यादा होता है और मतलब सर्वाधिक जो प्रोडक्शन करता है वो कौन-सा स्टेट है, ये बस 2-4 चीज़ें हमें इसमें देखनी होंगी। उसके बाद में भारत में औद्योगिक विकास के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, एल्यूमीनियम उद्योग हो गया, ठीक है? और चीनी उद्योग, मतलब ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है। अगर टाइम कम है तो आप इनको देख लें। वैसे तो देखने सारे ही हैं। देखो, एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से, ठीक है? तो इतने कम टाइम में आप जो एनसीईआरटी है अपनी क्लास 11th और 12th की जो 6 बुक हैं, तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में है कि क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति विकास कार्यक्रम, ठीक है? तो इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ से। विकास व नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा भूमिका प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक-एक क्वेश्चन, मुश्किल से एक-एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है? फिर उसके बाद में है पोषणीय विकास, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये वाले टॉपिक थोड़ा-सा आप इनको फटाफट देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा मैटर भी नहीं होगा। ग्रामीण विकास, डेयरी और कुटीर उद्योग, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन बनने की कम ही संभावना रहती है। फिर है प्रमुख उद्योग जैसे सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग, तो ऊपर भी दिए हुए थे ये तो, सूती वस्त्र और जैसे सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग, ठीक है? तो ये वाला टॉपिक यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। खनिज में हम क्या देखेंगे? तांबा देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम देख लेंगे चांदी, जस्ता और पेट्रोलियम, ठीक है? तो इन 3 टॉपिक को जो खनिज दिए हुए हैं, उनके बारे में अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद में है प्रमुख सिंचाई परियोजना, चंबल, इंदिरा गांधी व माही परियोजना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी-पूरी संभावना है और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो इसमें जो देखो 3 ही परियोजना दी हुई है, चंबल, इंदिरा गांधी और माही। तो ये मान लो कि ये वाला टॉपिक 4 नंबर का है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है कि जो मानचित्र का अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, मानचित्रांकन, थेमेटिक मानचित्र बिंदु, कौन-कौन से आएंगे इसमें? बिंदु वर्णनात्मक और समरेखा मानचित्र, ठीक है? उसके बाद में है कि आंकड़ों का निरूपण, आरेखों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख और प्रवाह आरेख। तो इसमें ये वाला देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसका परिचय एवं अनुप्रयोग। तो जो जीआईएस है, इस यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी जो अपने एनसीईआरटी में वेक्टर और रोस्टर दिए हुए हैं उनके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो 66 टॉपिक हैं, अभी दिन बचे हैं 35। अगर दिल्ली के आप जैसे 66 टॉपिक हैं, दिल्ली के आप 2-2 टॉपिक भी करोगे ना, ईज़िली ईज़िली आपका मतलब जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए पता है मतलब कल से यानी कल से या आज से ही हम एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक है, उनसे मतलब एमसीक्यू जितने एमसीक्यूज़ चैप्टर से बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट वो बनाने की कोशिश की है मैंने और डेली के 2 वीडियो आपको इसी चैनल पर जो ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू है, उस पर आपको डेली के 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। और देखो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन में यानी 100 एमसीक्यूज़ में पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ बता देते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन एक-एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो हम पूरी एनसीईआरटी को एक बुक को 100 क्वेश्चन में नहीं समेट सकते, ठीक है? तो मैंने मतलब जो चैप्टर वाइज़ तो बनाए हैं क्वेश्चन और जो अपने सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज़ भी मैंने कि कौन-सा तो पहला टॉपिक हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ भी और साथ-साथ में टॉपिक वाइज़ भी मतलब एक सीक्वेंस के साथ में सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसी चैनल पर आप जो ये जो वीडियो आएँगे अपने लैब असिस्टेंट और जो ये एनसीईआरटी के वीडियो आने वाले हैं, वो लैब असिस्टेंट के लिए और जो स्कूल लेक्चरर है उसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए और जो यूपी पीजीटी है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो सिलेबस को कैसे कवर करना है, लास्ट के जो 30-35 दिन बचे हैं, उसको हमने अच्छे से देख लिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि जो डेली के जो 2 वीडियो आएँगे, उसमें लगभग मैक्सिमम सिलेबस करवाने की, ठीक है? तो इसमें इतना ही। थैंक यू।